अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्लाज्मा रेजिस्टिविटी। एज वी नो कि जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ अपोजिशन टू द फ्लो, और रेजिस्टेंस को हम हमेशा करंट के फॉर्म में पढ़ते हैं कि करंट के फ्लो को किसी सर्किट में अपोजिशन मिल रही हो किसी वजह से, तो वो हम उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो प्लाज्मा में भी कुछ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं। हम वैसे तो हमें पता है कि प्लाज्मा इज़ अ कंडक्टिंग फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल जो हैं वो मौजूद हैं, इसमें पॉजिटिव आयंस भी मौजूद हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से जो प्लाज्मा है इसके अंदर करंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लाज्मा जो है वो एक कंडक्टिंग मीडियम है। तो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट प्लाज्मा में कहाँ से आता है कि हमें पता है कि प्लाज्मा के अंदर हम कहते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिसमें आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड न्यूट्रल्स हैं। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन दीज स्पीशीज। इन सम केसेस हम जो कोलिजन्स हैं उनको निगलेक्ट करते हैं प्लाज्मा में। हम कोलिजन्स जो हैं उनको इंक्लूड भी कर सकते हैं और उनको इग्नोर भी करते हैं। तो एज वी नो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन द न्यूट्रल पार्टिकल इज मोर एज कंपेयर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। सो जो कोलिजन्स की वजह से जो हम कहते हैं बेसिकली प्लाज्मा के अंदर जो रेजिस्टिविटी है या जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ से अराइज होती है, वो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स टू द न्यूट्रल पार्टिकल्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स टू द न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है। तो न्यूट्रल और चार्ज पार्टिकल्स की आपस में जो कोलिजन्स है दैट गिव राइज टू द रेजिस्टेंस इन प्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको व्हाट इज रेजिस्टिविटी पैरामीटर और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है हम उसको ड्राइव करेंगे। उसके लिए हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे जो फ्लूइड इक्वेशन है वो हमने यूज़ की हैं। तो यहाँ पे हम ये 2 फ्लूइड इक्वेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। as we are considering plasma which consists of 2 types of fluid, one type of fluid is the ions and the other types of the fluid is the electrons. तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर आयंस है वहाँ पे हम उसको सबस्क्रिप्ट को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हमारा फ्लूइड है जो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स को सेकेंड टाइप, वहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो एन है विच इज द नंबर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है प्लाज्मा के अंदर। तो यहाँ पे हमने कोई सबस्क्रिप्ट जो है वो मेंशन नहीं किया, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ द आयंस इज इक्वल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमारा जो एन आई है दैट इज इक्वल टू एन ई। दैट इज वाई हमने यहाँ पे इसको एन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये हमारी जो है फर्स्ट लॉरेंस फोर्स है, और एज वी नो दैट जो आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेस पार्ट, जो आपका टेंसर है, स्ट्रेस टेंसर यानी कि प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये भी आपका टेंसर का पार्ट है, स्ट्रेस का पार्ट है यानी कि प्रेशर का पार्ट है, और ये भी, ये जो हम इसको रिप्रेजेंट करें स्मॉल पी आई को जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, और यहाँ पे जो कैपिटल पी आई है ये मोमेंटम गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कोलिजन के दरमियान पार्टिकल जो है वो गेन करते हैं। डेल पी आई जो है यानी कि जो स्मॉल पी आई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्ट्रेस है, यानी कि जो आपका आइसोट्रॉपिक स्ट्रेस है, टेंसर स्ट्रेस है, यानी कि जब आप मीडियम को यूनिफॉर्म ले रहे हैं, जो भी आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ले रहे हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो आप उसे कहते हैं कि ये आपका आइसोट्रॉपिक मीडियम है, ठीक है। और जो आपका डेल पाई ई है वो यहाँ पे हमने पीछे कहीं आपने नहीं देखा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो जब हमने कंप्लीट स्ट्रेस जो है वो प्रेजेंट करना हो तो हम उसमें उसका आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक दोनों पार्ट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे जो डेल पाई आई है वो आप इसका एन आइसोट्रॉपिक जो है स्ट्रेस टेंसर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी आई जो है वो आपका मोमेंटम है, जो कि आप अब यहाँ पे फोकस करना है हमने इसके सबस्क्रिप्ट को। यहाँ और यहाँ आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, बाकी तो सारी इक्वेशन आपको जो ई और आई की है दोनों फ्लूइड्स की वो सिमिलर नजर आ रही है,
जस्ट हमने रिप्लेस किया है आई और ई को। बट अगर आप इन दो टर्म्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा है आई ई, यहाँ यानी कि आइंस जो है उसको पहले लिखा हुआ है और ई जो है वो बाद में है। बट इस केस में आप देखो तो इलेक्ट्रॉन्स को हमने पहले लिखा हुआ है और आइंस को हमने बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, सो इसमें क्या ये एक जैसे हैं? तो या हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? पी आई ई क्या है कि जब आपके आइंस जो है वो कोलिजन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो जो मोमेंटम आइंस गेन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई ई से। और इस केस में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आयन, जो आपके इलेक्ट्रॉन जो मोमेंटम गेन करेंगे उसको हम पीई आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो स्पेशी मोमेंटम गेन कर रही होती है उसको हम पहले लिख रहे हैं और जिससे कोलिजन कर रही है उसको हम बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारा मीडियम जो है वो यूनिफॉर्म है, आइसोट्रोपिक मीडियम है, तो उस केस में हम जो एनआइसोट्रॉपी है उसको जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं। एनआइसोट्रॉपी जो है उसको हम यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं, यानी कि हमारी इन दो इक्वेशंस में जो पाई ई है और जो पाई आई है, ये जो है इसमें हम निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि इसके बगैर हम इसको इक्वेशन को लिखेंगे। और दूसरा जो हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो हमारा अब यही जो टर्म है जो हमारी पी आई ई और पी ई आई है, बेसिकली ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये टर्म जो है ये मोमेंटम गेन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मोमेंटम कब गेन होगा? जब हम कह रहे हैं कोलिजन होंगी। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो टर्म्स हैं यही कोलिजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इन्हीं टर्म्स से हमारे पास जो है वो रेजिस्टिविटी जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म, ये भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म जो है यानी कि इधर आप पी आई ई कंसिडर करो और इधर आप पी ई आई कंसिडर करो, तो ये दोनों टर्म जो है वो दो फ्लूइड्स के दरमियान कोलिजन या फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता है कि अगर हम मोमेंटम के लिए कंसिडर कर रहे हैं इन दोनों टर्म्स को, तो हमें यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो लिखना है। तो हमें पता है कि द टोटल जो आपका इनिशियल मोमेंटम जो है, यानी कि टोटल मोमेंटम आपका रिमेन्स कांस्टेंट रहता है या आपका इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, तो आप उसे लिखेंगे पी आई ई प्लस पी ई आई इज इक्वल टू 0। तो जब हम पी ई आई को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो हमारा नेगेटिव साइन जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने प्रीवियसली जो कोलिजन का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने डिफाइन किया हुआ है कि जो हमारा मोमेंटम टर्म है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम देख चुके हैं जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में इंक्लूड किया था कोलिजन्स को, तो वहाँ पे हम ये पैरामीटर जो है वो डिफाइन कर चुके हैं। ये हमारी जो न्यू ई आई है ये हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू जो है, और ये टर्म जो है ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। एम ई इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और एन जो है वो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं और वी कैन आल्सो राइट इट इन द फॉर्म ऑफ टाइम पीरियड बिकॉज वी नो दैट जो आपकी न्यू है दैट इज इक्वल टू 1/τ। तो हम इसको उसके बेस पे भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो है दैट हम ऑलरेडी इसको इंक्लूड कर चुके हैं अपने इक्वेशन ऑफ मोशन में। और फिजिकली अगर हम देखें तो हमारा ये जो फैक्टर है जो पीईआई है, जो कोलिजन फैक्टर है, ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर वन, कोलिजन मैंने अभी स्टार्ट में बोला है कि जो आपका कोलिजन की प्रोबेबिलिटी है वो न्यूट्रल पार्टिकल जो है उनके और चार्ज पार्टिकल के दरमियान ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। तो हम ये कहते हैं कि जो पीईआई है ये डायरेक्टली डिपेंड करती है जो आपके जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं उनके चार्जेस पे भी। ठीक है, सेकेंडली ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? जाहिर है जहां नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे वहां कोलिजन की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। सो वी कैन से दैट पीईआई आल्सो डिपेंड डायरेक्टली ऑन द
डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स या नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। और उसके बाद थर्ड फैक्टर जिस पे जो आपकी पीईआई जो है वो डिपेंड करती है, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की आयन से रिलेटिव वेलोसिटी क्या है या आयन की इलेक्ट्रॉन से रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो ये जो चीज़ हम फिजिकल ग्राउंड में डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे कि पीईआई is directly proportional to the charges of the two colliding particles and the number density of the two particles and the relative velocity or difference of the velocity of two type of particles, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि PEI is directly proportional to E square n square into VI minus VE। यहाँ पे हम एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये आपको ईटा इसको हम बोलते हैं इस टर्म को। तो बेसिकली ये टर्म जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बेसिकली ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं ये हमारी कुलेयन टर्म की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से ये दो इक्वेशन जो हैं इसको यूज करके, यानी कि हमारी जो इक्वेशन 7.25 है जो कि बेसिकली हमने फ्लूइड इक्वेशन में या इक्वेशन ऑफ मोशन में जिसको हमने डिफाइन किया है, ये वो इक्वेशन है। और ये हम फिजिकली जो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये टर्म जो है वो किस पे डिपेंड करती है। तो इन दोनों ये हम फिजिकली डिफाइन करके जिन पैरामीटर्स पे जो कोलिजन डिपेंड कर रही है या जो आपका पी डिपेंड कर रहा है वो है, और ये जो हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हम ये यूज कर चुके हैं पैरामीटर वो है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से इन दोनों के कंपैरिजन से हम जो ईटा की वैल्यू जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इक्वेशन में आप इसे देखें तो हमने इसको ड्राइव किया है। अगर आप इनको कंपेयर करें तो इनके कंपैरिजन से हमारे पास जो रेजिस्टिविटी पैरामीटर आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। इसको आप ईटा की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे हमने इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में निकाला हुआ है। ये इन दोनों के कंपैरिजन से आपको मिल रहा है न्यू की फॉर्म में एन ई स्क्वायर ओवर एम ई इंटू ईटा, और अगर आपने इसको ईटा की फॉर्म में निकालना है तो न्यू ई आई मल्टीप्लाई बाई एम ई ओवर एन ई स्क्वायर, ठीक है। तो फिजिकली जो रेजिस्टिविटी है या इसका फिजिकल मीनिंग ऑफ क्या है, हमें पता है कि प्लाज्मा के अंदर आपने कहा कि 4 पार्टिकल जो है मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं और आयंस भी मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लूइड कंसीडर करें, लेट्स सपोज हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अभी हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर की है, अगर हम उसमें कंसीडर कर लें कि जो लॉरेंस फोर्स आपने देखा है कि वो डिपेंड कर रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लॉरेंस फोर्स प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से। अगर हम कंसीडर कर लें कि जो आपके चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आप कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नली अप्लाई नहीं कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो आपकी जीरो है। और दूसरा आप जो है वो थर्मल मोशन जो है इलेक्ट्रॉन की, जो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो कंसिडर नहीं कर रहे, उसको आप जीरो कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर आप के टी ई को जीरो कंसिडर कर रहे हैं तो फिर इस मीन्स कि आपका जो डेल पी ई है वो भी जीरो होगा, बिकॉज आपको पता है कि जो आपकी डेल पी की डेफिनेशन है वो क्या है, गैमा के टी ई है, तो ये भी आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप जीरो कंसिडर कर रहे हैं और हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है या जो हमारा प्लाज्मा है वो स्टेडी स्टेट में है। तो जब आप इस इक्वेशन पे दोबारा आ जाए, अगर आप स्टेडी स्टेट कंसिडर करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डेरिवेटिव ये टर्म जो है वो आपकी जीरो हो गई, ठीक है, क्योंकि हम स्टेडी स्टेट कंसिडर कर रहे हैं। और दूसरा आप नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे तो फिर आपकी ये वाली टर्म बी बी, ये वाली टर्म भी जीरो हो गई, ठीक है। ये हम ऑलरेडी निगलेक्ट कर चुके हैं अभी, क्योंकि ये हम इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं ना, तो हम आप इसकी बजाय इस इक्वेशन को देखें क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये टर्म जीरो स्टेडी स्टेट होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे तो ये v क्रॉस v टर्म आपकी जीरो हो गई। और हम थर्मल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि वो स्टेडी स्टेट है और जो पार्टिकल है वो मूव नहीं कर रहे, आपके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, थर्मल मोशन नहीं है रूम टेम्परेचर पे उनकी, तो ये टर्म भी आपकी जीरो होगी। और एन आइसोट्रोपी हम ऑलरेडी निगलेक्ट कर चुके हैं,
तो आपके पास सिर्फ जो टर्म्स बचेगी वो एक ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म बचती है और दूसरी ये आपके पास कोलिजन की टर्म बचती है, ठीक है। तो ये जो टर्म्स आपके पास बचती हैं, इसकी वजह से जो हमारे पास ये कंडीशंस अप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में बचेगी। देखें, एक आपके पास ये बच गया सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एग्जिस्ट कर रही है, और दूसरा आप उसकी कोलिजन्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये दो टर्म आपके पास बच गई। यहाँ से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टर्म, नेगेटिव टर्म को दूसरी साइड पे लेके, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अब हमने एक और इक्वेशन ड्राइव करनी है, उसे उसके साथ कंपेयर करेंगे। अभी आपने पीछे इक्वेशन पढ़ी है PEI की, जो आपने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में पढ़ी है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो करंट डेंसिटी होती है वो इसके इक्वल होती है। बेसिकली तो करंट डेंसिटी का फार्मूला VEN होता है या QEN की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम दो पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन कंसीडर कर रहे हैं, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए J का फार्मूला है वो EN VI into VI minus VE है, ठीक है। तो अभी जो आपने इक्वेशन यूज की है, मैं उस इक्वेशन के वापस आ जाती हूँ। उससे हमें इक्वेशन पीछे देखिए, मैं दोबारा जाऊंगी। उसी इक्वेशन से हमें ये जो मोमेंटम गेन की इक्वेशन है उसमें हमने रिलेटिव वेलोसिटी जो टर्म है जिस फॉर्म में हमारे पास आएगी उसकी जगह पे हमें करंट डेंसिटी को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अभी हम उसे जी, ये इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। PEI इज इक्वल टू एन ईटा ई स्क्वायर एन स्क्वायर VI माइनस VE। अब यहाँ पे हम मेरे पास जो अभी करंट डेंसिटी की डेफिनेशन है वो क्या है, J इज इक्वल टू EN इंटू VI माइनस VE। सो एक EN जो है यहाँ पे EN हमारे पास बच जाएगा, और एक ENE इसके साथ मिलके रिलेटिव वेलोसिटी के साथ हमारी करंट डेंसिटी की डेफिनेशन बना रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो आपका जो मोमेंटम गेन का फॉर्मूला है वो ईटा की फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा, PEI इज इक्वल टू ईटा EN J। इसको हमने करंट डेंसिटी की फॉर्म में, एक अभी हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और दूसरी हमारे पास ये इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन जो आपकी 7.27 है और 7.28 है, अगर इनकी लेफ्ट साइड दोनों ही आप देखें तो मोमेंटम की है, तो हम इनकी साइड्स को कंपेयर करें तो ये आपके पास क्या आएगी, ENE इज इक्वल टू ईटा ENJ। ऑन बोथ साइड्स आपके पास ये EN इधर से भी और EN इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका E किसके इक्वल आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा ईटा J की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, और ये आपके पास करंट डेंसिटी है। तो ये तीनों मिलके हमें क्या दे रही हैं, ये सिंपली क्या है, ओहम्स लॉ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम ईटा को पीछे सपोज करके आए हैं पिछले टॉपिक में कि ये आपकी हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है और इसको आपने स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ द प्लाज्मा बोला है, तो इट मींस कि हम जो ले रहे हैं पैरामीटर वो आपका जो ओहम्स लॉ के साथ कंपैरिजन में आप देख रहे हैं, तो ये आपने इसको जो सपोजिशन ली है वो करेक्ट है, क्योंकि वहां पे भी आपके पास जब आप ओहम्स लॉ जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू IR, तो वहां पे भी आपका जो R है, रेजिस्टेंस है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे अपेयर हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे से ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म कर दें तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द J। जैसे आप वहां पे कहते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, V इज द सोर्स एंड करंट इज द रिजल्ट। तो यहाँ पे भी E इज द सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से करंट डेंसिटी आपका रिजल्ट है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट डेंसिटी, और आपका जो करंट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो अपेयर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ईटा, ठीक है। सो प्लाज्मा के अंदर भी रेजिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और ये चार्ज पार्टिकल्स की वजह से एग्जिस्ट कर रही है, और आपने ये देखा है कि ये जो पैरामीटर अपीयर हो रहा है ये कोलिजन की वजह से, या जिसको आप फ्रिक्शन बोल रहे हैं उसकी वजह से है। तो अगर आप इसको चार्ज पार्टिकल्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन की वजह से भी इसको बोल रहे हैं, और दूसरा आप ये देख रहे हैं कि ये जो लॉ है जो आपने इस फाइनल इक्वेशन जो है वो आपने ड्राइव की है, इसमें जो चार्ज पार्टिकल की मोशन की वजह से, क्योंकि ई किस वजह से आती है, वो चार्ज पार्टिकल की वजह से आती है, तो चार्ज किस पे आता है, इलेक्ट्रॉन और आयंस पे।
ठीक है। तो उसकी वजह से भी रेजिस्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये आपने एक और पैरामीटर जो है वो कंफर्म किया कि प्लाज्मा में कंडक्टिंग मटेरियल है, तो जैसे अगर ये कंडक्टिंग में जो भी आपका कंडक्टिंग मीडियम है उसमें कुछ ना कुछ जो है इधर के वो आपका आइडियल कंडक्टर ना हो, अगर वो आइडियल कंडक्टर नहीं है तो वहां पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। तो इन सिमिलर वे जो प्लाज्मा है वो हमारा आइडियल कंडक्टर तो नहीं है, तो वहां पे कुछ ना कुछ जो रेजिस्टिविटी है वो कोलेजन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। सो यहाँ पे हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि आपका MHD है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक मॉडल है जिसको, या सिंगल फ्लूइड मॉडल जो है ये हम करेंगे।